जय श्री राम। आज का विषय है विवाह कब होगा। हालांकि मैं इस विषय पर पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं और प्रयास करूंगा कि आगे भी बहुत सारे ऐसे नए नए नियमों के अनुसार वीडियोस लेकर के आऊंगा जो हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं कि विवाह का समय निर्धारण हम कैसे कर सकते हैं। तो उसी श्रृंखला को आज बढ़ाते हुए आज एक वीडियो जो बन रहा है उसमें मैं ये दिखाऊंगा कि ऐसे और कौन से नियम हैं जिनसे हम विवाह का निर्धारण कर सकते हैं। ठीक है, तो और विलंब नहीं करते हैं, आरंभ करते हैं आज की यात्रा। टाइमिंग ऑफ मैरिज। तो सबसे पहले हमें जन्म कुंडली में काफी सारे नियमों को लेकर के चलना है जो कि जन्म और नवांश कुंडली दोनों में देखने हैं। तो वो कौन से नियम है, सबसे पहले उन नियमों के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद हम फिर उदाहरण कुंडलियों से इसे समझेंगे। तो पहला नियम हमारा कहता है कि दशानाथ और अंतरदशानाथ का जन्म कुंडली या नवांश कुंडली के लग्न लग्नेश या सप्तम सप्तमेश से संबंध होना अनिवार्य है। अब आप समझिए कि जब भी कोई घटना घटित होगी तो घटना या तो दशानाथ या अंतरदशानाथ जब दोनों चाहेंगे तभी घटना घटित होगी। तो सब पहला नियम हमारा ये कहता है कि जन्म कुंडली के लग्न भाव या सप्तम भाव या लग्नेश या सप्तमेश इन दोनों से दशानाथ और अंतरदशानाथ का कनेक्शन या संबंध होना बहुत जरूरी है, या जन्म कुंडली या नवांश कुंडली। ठीक है, अगला नियम पढ़ते हैं। तो अगला नियम हमारा कहता है कि गुरु का जन्म कुंडली या नवांश कुंडली में विवाह सहम से संबंध होना बहुत जरूरी है। विवाह सहम क्या होता है, ये हम जब प्रैक्टिकल कुंडली अभी जब हम डिस्कशन करेंगे, इन नियमों को लगाएंगे तो उसमें बात करेंगे। विवाह सहम वैसे मैं बता देता हूं कि विवाह सहम विवाह से संबंधित वो राशि होती है कि जब शुभकारी गुरु का गोचर उससे संबंध बनाता है तो वो उस घटना को घटित होने में सहायक होता है, वो विवाह सहम होता है। तीसरा नियम हमारा क्या कहता है, तो तीसरा नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है ज्योतिषीय दृष्टिकोण से, कि गुरु व शनि का गोचर जन्म कुंडली या नवांश कुंडली के लग्न लग्ने सप्तम सप्तमे से संबंध होना चाहिए। मतलब गोचर में जब गुरु और शनि लग्न लग्नेश या सप्तम सप्तमेश से संबंध बनाएंगे तो वो उस घटना को घटित होने का इशारा देते हैं। ज्योतिष शास्त्रों में इन दोनों ग्रहों को द्विग्रह गोचर भी कहा गया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों ही मंदगामी ग्रह हैं। अर्थात ये जिस भाव पर प्रभाव डालते हैं, भाव या भावेश पर, तो उस भाव या भावेश संबंधी घटनाओं को फलित करते हैं। अब जैसा कि मैं हमेशा से एक ही बात कहता आया हूं अपने सभी वीडियोस में कि ज्योतिष का जब भी आप फलित करें तो तीन चीजों पर विशेष फोकस करें। वो तीन चीजें पर आप जितना डीपली रिसर्च कर लेंगे आप उस फलित तक पहुंच जाएंगे। वो तीन चीजें कौन सी हैं, भाव, भावेश और कारक। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भी हम उन्हीं चीजों को लेकर के चल रहे हैं। ज्योतिष का ऐसा कोई भी फलित नहीं होता जिसमें इन तीनों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। तो आगे बढ़ते हैं। चौथा नियम हमारा कहता है कि जन्म कुंडली के लग्न लग्नेश या सप्तम सप्तमेश का गोचर में संबंध होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, तो वह इसलिए होना चाहिए क्योंकि जब विवाह होता है तो लग्न का और सप्तम का होता है। क्योंकि लग्न से हम स्वयं का विचार करते हैं और सप्तम से हम अपने जीवन साथी का विचार करते हैं। तो इन दोनों का संबंध होना चाहिए कहां पर, गोचर में। कब, जब विवाह हो रहा हो तब। ठीक है जी, आगे चलते हैं।
अगला नियम हमारा कहता है कि गोचर के गुरु का, गोचर में जब गुरु हो तो वो जन्म कुंडली या नवांश कुंडली में शुक्र या मंगल से संबंध बनाए। अब ये शुक्र और मंगल कैसे? तो यदि पत्रिका किसी कन्या की है तो हमें बृहस्पति का संबंध मंगल से देखना है, और वही यदि यह पत्रिका पुरुष जातक की है तो हमें बृहस्पति का संबंध शुक्र से देखना है। हमें इस पर विचार करना है। अगला नियम हमारा क्या कहता है? तो अगला नियम कहता है सूर्य तथा अन्य ग्रहों का लग्न और सप्तम भाव के आसपास होना। कब? जब विवाह हो रहा होगा तब। मुझे याद आ रहा है बृहद पाराशर हुरा शास्त्र, नहीं, क्षमा चाहता हूं, देव केरलम में ये बड़े स्पष्ट रूप में कहा गया है कि जब भी विवाह होता है तो जैसे विवाह के समय में हमारे घर परिवार या संबंधी हमें आशीर्वाद देने आते हैं, ठीक इसी प्रकार से जन्म कुंडली में भी लगभग सभी ग्रह लग्न और सप्तम के आसपास होते हैं कि ताकि वो अपना आशीर्वाद दे रहे होते हैं, आशीर्वाद दे सकें। ये देव केरलम में लिखा गया है। अगला नियम क्या कहता है? तो अगला नियम कहता है कि लग्नेश व सप्तमेश की स्थिति किस दिन? विवाह के दिन या उससे तुरंत पहले। या तो लग्नेश सप्तम भाव में से गोचर करके निकल रहा होता है या गोचरस्थ होता है, या सप्तमेश लग्न में गोचर कर रहा होता है, कि ताकि ये दोनों अपनी सहमति प्रदान कर सके कि हाँ भाई अब हम तैयार हैं विवाह के लिए। तो ये हमारे मुख्य 7 नियम होते हैं। ये 7 नियम ये निर्धारित करते हैं कि जातक का विवाह कब होगा, मतलब मैं स्पष्ट भाषा में कहूं तो किस वर्ष होगा, उस वर्ष के किस महीने में होगा, और उस महीने के किस तारीख को होगा। इन नियमों के अनुसार आप उस जातक की विवाह की तारीख तक निर्धारित कर सकते हैं। तो ये वो 7 नियम हैं जो ये बताते हैं कि विवाह कब होगा। अब हम इन नियमों को कुछ उदाहरण कुंडलियों से समझने का प्रयास करते हैं। उससे पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा कि क्या सिर्फ इतने ही नियम हैं? तो नहीं, एक और मैं वीडियो बनाऊंगा, बल्कि उसके आगे भी ऐसे कई कई सारे वीडियोस बनाऊंगा कि जिसमें हम टाइमिंग ऑफ मैरिज के अलग अलग नियमों के बारे में बात करेंगे। हालांकि मैंने यहाँ पर अभी तक कुछ और नियम होते हैं उनका जिक्र नहीं किया है, वो मैं अगले वीडियोस में करूंगा। ठीक है, तो अभी इतने नियमों के आधार पर कैसे देखा जाता है ये एक अलग चैप्टर है, इतने नियमों का, तो उसी के आधार पर हम बात करेंगे। तो अब हम बात करते हैं एक उदाहरण कुंडली की। ये पत्रिका है मकर लग्न की। तो अब हमें उन्हीं नियमों को लगाना है इसमें। ठीक है, तो पहला नियम हमारा क्या कहता है? उससे पहले मैं एक और बात बता दूं। अब चूंकि ये पत्रिकाएं ऑलरेडी उन कैंडिडेट्स की हैं या उन जातक जातिकाओं की हैं जिनके विवाह हो चुके हैं, मुझे पता है, तो मैं सिर्फ इन पत्रिकाओं के आधार पर आपको यह बताने का प्रयास कर रहा हूं कि नियम लगते कैसे हैं। अगला जो मेरा वीडियो आएगा वो उन कैंडिडेट्स का आएगा जिनके विवाह नहीं हुए हैं और मेरे पास वो पत्रिकाएं आई हैं यह पता करने के लिए कि भाई सर विवाह कब होगा। वो पत्रिकाएं मैं आपको अगले वीडियोस में दिखाऊंगा कि कैसे मैंने उनका विवाह डिसाइड किया। और अब चूंकि जब हम जुड़े हैं और जुड़े रहेंगे, तो जब उनका विवाह होगा तब भी मैं उन्हीं के वीडियो पर पत्रिकाओं पर वीडियो बनाऊंगा कि देखो मैंने तब पलित किया था और आज इनका विवाह हुआ उसी दशांतर दशा में उसी समय। तो विषय पर वापस आते हैं। ये मकर लग्न की पत्रिका है। तो अब हमें क्या करना है कि हमें पहला नियम देखना है कि भाई दशानाथ और अंतरदशानाथ का संबंध सप्तम या सप्तमेश से होना चाहिए, लग्न लगने से भी। तो दशानाथ इसमें बने गुरु और अंतरदशानाथ थी केतु, इनके विवाह के समय पर। ठीक है, तो अब हम यदि देखें तो क्या इनका महादशानाथ जो गुरु हैं उनका संबंध
लग्न लग्नेश या सप्तम सप्तमेश से बन रहा है। किसमें? नियम के अनुसार या तो जन्म कुंडली में या लग्न कुंडली में। ठीक है, तो हमने देखा कि नवमांश में गुरु यहां पर बैठे हुए हैं एकादश भाव, दशम भाव में। ठीक है, दशम भाव में गुरु जहां बैठे हुए हैं, वहां से ये गुरु यहां पर बैठे हुए हैं और पंचम दृष्टि से लग्नेश को देख रहे हैं। ठीक है, चलो, यहां से वो सप्तमेश को भी देख रहे हैं, ये भी हो गया। तो दशानाथ का संबंध हमारा बन रहा है किससे? लग्न लग्ने सप्तम सप्तमेश से। ठीक है, क्या केतु का भी संबंध बन रहा है सप्तमेश से? तो हमने देखा कि केतु महाराज जन्म कुंडली में यहां पर बैठे हुए हैं, किसके साथ? तो सप्तमेश चंद्रमा के साथ बैठे हुए हैं। ये आ गया। तो पहला नियम हमारा लग गया कि भाई महादशानाथ और अंतरदशानाथ का संबंध जन्म कुंडली या नवांश कुंडली में लग्न लग्नेश या सप्तम सप्तमेश से बन रहा है। ठीक है, अब दूसरा नियम क्या आता है कि विवाह सहम, गुरु का गोचर उस दौरान विवाह सहम पर से होना चाहिए या विवाह सहम से संबंध बनाना चाहिए। विवाह सहम एक्चुअल में ज्योतिषीय भाषाओं में कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के बाद में एक राशि निकल करके आती है जिसे हम विवाह सहम कहते हैं। अब वो कौन सी आती है? तो हमें क्या करना होता है कि लग्नेश और सप्तमेश की डिग्रियों को जोड़ करके वो राशि निकालनी पड़ती है। ठीक है, अब जैसे यदि मैं यहां पर बात करूं तो सबसे पहले तो इसे क्लियर कर देते हैं। लग्नेश की यदि मैं डिग्री की बात करता हूं तो लग्नेश इस पत्रिका में शनि जो कि यहां पर बैठा हुआ है, अब हमें क्या करना है कि यहां पर 7 राशि वो पार कर चुका है। तो हमारे पास क्या आ गया? 7 आ गया। ठीक है, सप्तमेश कहां है? तो सप्तमेश हमारा 5 राशि पार कर चुका है। हमने यहां पर 5 और लिख दिया। ठीक है, अब ये कितने हो गए? 12 हो गए। ठीक है जी, ये 12 हो गए। लेकिन अगर हम यहां ये देखें तो सप्तमेश 25 डिग्री का है और लग्नेश 11 डिग्री का है। इसका मतलब 25 और 11 कितने हुए? 36 डिग्री। और एक राशि 30 डिग्री की होती है, तो इसका मतलब एक राशि हमें इसमें और ऐड कर देनी है। तो यहां क्या हो गए? अगर मैं यहां पर प्लस कर देता हूं एक, तो यहां हो गया हमारे पास 13। अब 13 राशियां तो होती नहीं है, तो ज्योतिष कैलकुलेशन में जब भी 12 राशियां पार हो जाए विवाह सहम निकालने की गणना में, तो अगर 12 से ज्यादा संख्या आ रही है तो हमें उसमें से 12 को माइनस कर देना है। अब जैसे ही हम इसमें से 12 को माइनस करेंगे हमारे पास बचेगा 1। तो विवाह सहम की कौन सी राशि आई? मेष। तो अब हमारे पास विवाह सहम की मेष राशि आ गई। ठीक है, तो अब हमें क्या देखना है कि विवाह सहम से जब भी गोचर का गुरु संबंध बनाएगा तो उस वर्ष में विवाह की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। अभी हम यहां ये नहीं करें विवाह हो जाएगा, संभावनाएं बढ़ जाएंगी। ठीक है ना? तो अब हमारे पास मेष राशि आ गई। तो अब हमने देखा कि ये जो गोचर पत्रिका है, ये वाली, ये वर्ष 2017 की पत्रिका है। तो हमने क्या देखा कि वर्ष 2017 में गुरु यहां पर गोचर कर रहे थे। ये लग्न कुंडली है, लग्न के आधार पर गोचर निकाला है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि गुरु सप्तम दृष्टि से विवाह सहम को देख रहे थे। ठीक है, तो हमारा दूसरा नियम भी लग गया। पहला नियम हमारा क्या था कि महादशानाथ और अंतरदशानाथ का संबंध लग्न लग्नेश या सप्तम सप्तमेश से होना अनिवार्य होता है। वो हमारा पहला नियम लग गया। दूसरा नियम हमारा विवाह सहम पे था। वो वाला हमारा नियम यहां से
बृहस्पति ने लगा दिया। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरा नियम। तो तीसरा नियम क्या कहता है कि क्या गोचर के समय गुरु और शनि का जन्म या नवांश कुंडली के लग्न लग्नेश या सप्तम सप्तमेश से संबंध हो रहा था? कब? गोचर में। ठीक है ना? तो अब हमने यहां पर क्या देखा कि वर्ष 2017 में बृहस्पति कहां पर थे? तो यहां पर धनु राशि में थे। ठीक है, तो क्या इनका लग्न लग्नेश या सप्तम सप्तमेश से संबंध हो रहा था? तो बिल्कुल, अगर हम यहां से मुझे लगता है आवाज चली गई थी। बृहस्पति यहां पर इसे देख रहा है। ठीक है, चंद्रमा को। कहां पर? तुला राशि में था। ठीक है, तुला राशि में गोचर के दौरान बृहस्पति यहां से देख रहे थे और लग्ने स्वयं शनि थे। तो हमारा ये नियम भी लग रहा है। 1 मिनट में अपना माइक ठीक कर लूं, मुझे लगता है आवाज नहीं आ रही है आप लोगों तक। जी। आ, ठीक है, तो अब हमने क्या देखा कि गोचर में जो बृहस्पति यहां पर तुला राशि में गोचर कर रहा था, क्या वो जन्म कुंडली में या नवांश कुंडली में लग्न लग्नेश या सप्तम सप्तमेश से संबंध बना रहा था? तो हमने देखा कि तुला राशि नवांश कुंडली में यहां आई। अब इसके आधार पर जुपिटर का जो गोचर था, क्योंकि दशानाथ जुपिटर था और द्विग्रह गोचर में भी हमारा बृहस्पति आ रहा है, तो उसका जो गोचर हो रहा था वो सप्तमेश के ऊपर से हो रहा था। तो ये हमारा हो गया। अब इस दौरान शनि कहाँ थे गोचर में? तो हमने देखा कि शनि यहां पर नवम में गोचर में थे, मतलब धनु राशि में गोचर में थे। तो क्या शनि का संबंध यहाँ पर लग्नेश से या लग्न भाव से या सप्तम से या सप्तमेश से हो रहा है? तो हमने देखा कि न तो शनि यहां से इसे देख रहे हैं न इसे देख रहे हैं। ठीक है, अब क्या करें? तो ना ही शनि सप्तम भाव को देख रहे हैं, भले ही उसके कारक है, सॉरी माफी चाहता हूं, सप्तम भाव के स्वामी है। तो हमने यहां से देखा कि शनि जन्म कुंडली में धनु राशि में गोचर कर रहे थे और अपनी दशम दृष्टि से यहां आकर के सप्तमेश को देख रहे थे, ये मून को। तो अब हम श्योर हो गए कि ठीक है, हमारा द्विग्रह गोचर भी लग रहा है। तो हमारा नियम नंबर 3 भी लग गया। अब बात करते हैं अगले नियम की। तो अगला नियम क्या कहता है कि जन्म कुंडली के लग्न लग्नेश या सप्तम सप्तमेश का गोचर में संबंध होना चाहिए। जन्म कुंडली के लग्न लग्नेश का। ठीक है, तो जन्म कुंडली के लग्न और लग्नेश का गोचर में संबंध होना चाहिए। तो कौन बने? लग्नेश बने शनि महाराज। ठीक है, मैं से यहां पर क्लियर कर देता हूं ये। तो लग्नेश कौन बने? शनि महाराज, ये रहे। ठीक है, और सप्तमेश कौन बने? चंद्रमा। तो क्या इनका गोचर में संबंध हो रहा है? तो हमने देखा कि शनि महाराज यहां नवी राशि में गोचर कर रहे थे और चंद्रमा दूसरे भाव में कुंभ राशि में गोचर कर रहे थे, जिन्हें शनि तीसरी दृष्टि से देख रहे थे। तो हमारा ये नियम भी लग गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने अगले नियम के बारे में कि गोचर के गुरु का जन्म या नवांश कुंडली के शुक्र या मंगल से संबंध। अब चूंकि जैसा मैंने यहां लिख रखा है कि ये एक फीमेल पत्रिका है, तो जाहिर सी बात है हमें मंगल से संबंध देखना है। किसका? गोचर के गुरु का जन्म कुंडली या नवांश में संबंध। तो गोचर का गुरु, फिर हमने यहां देखा कि तुला राशि में गोचर कर रहा है उस दिन।
तुला राशि नवमांश में कहाँ आई, यहां पर आई, यहां से गुरु की पंचम दृष्टि मंगल पर पड़ी। ठीक है, तो इसका मतलब मंगल से भी संबंध हो रहा है हमारा, ये नियम भी लग गया। अब बात करते हैं नियम नंबर 6 की, कि सूर्य तथा अन्य ग्रहों का आसपास होना बहुत अनिवार्य है। तो हमने देखा कहाँ, गोचर में। ठीक है, क्योंकि गोचर इसी लग्न का है। तो हमने देखा कि यहाँ पर दो ग्रह यहाँ पर बैठे हुए हैं, एक यहाँ पर बैठा हुआ है, एक यहाँ पर बैठा हुआ है, एक यहाँ पर बैठा हुआ है, और एक इसके नियर बाई मंगल यहाँ बैठा हुआ है, एक सूर्य यहाँ बैठा हुआ है। इन भावों को हम नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि लग्न और सप्तम भाव से काफी दूर के भाव हो जाते हैं। तीसरा भाव फिर भी नजदीक आ जाता है। तो हमने देखा लगभग लगभग 5 से 6 ग्रह हमारे लग्नेश, लग्न भाव और सप्तम भाव के आसपास है। इसका मतलब आशीर्वाद देने की स्थिति में है। तो ये नियम भी हमारा लग रहा है। अब अगला नियम बात करते हैं कि विवाह के दिन या उससे तुरंत पहले लग्नेश सप्तमेश अगर एक दूसरे के भाव में गोचर करें तो ये इंडिकेशन होता है कि हाँ भाई, इस दिन विवाह होने की संभावना है, या इस समय में। ठीक है, तो जैसा बताया था कि विवाह की सहमति देते हैं, मतलब विवाह होने की संभावना दर्शाते हैं। तो हमने देखा कि यहां पर सप्तमेश कौन बना, चंद्रमा। गोचर से कहां से निकल के गया, लग्न से। मतलब क्या बता रहा है, हालांकि यहाँ पर डिग्री नहीं है, उस तारीख को चंद्रमा यहाँ पर शायद 8 या 10 डिग्री का था, 10 डिग्री का। तो लगभग चंद्रमा क्योंकि 2.5 दिन में अपनी राशि बदल देता है, तो ये यहाँ दिन का समय था और नाइट में इनकी शादी हुई, तो चंद्रमा यहां से शादी करा के निकल के गया है। ठीक है, तो हमारा ये नियम भी लग रहा है यहां पर। अब गोचर में जब हमने सारी इतनी सारी चीजें देख ली, तो अब बात आती है कि भाई ये हो गया, तो विवाह कब हुआ इस जातिका का। तो ये गोचर कुंडली और जितने भी हमने नियम लगाए हैं उसके अनुसार इस जातिका का जो विवाह हुआ वो हुआ 26 नवंबर 2017 को। तो इन नियमों को कैसे लगाना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और कुंडली हम लेते हैं इन्हीं नियमों के आधार पर, लेकिन अब उस कुंडली में कुछ नियमों को अलग तरीके से लगाया जाएगा। नियम यही होंगे, संबंध अलग तरीके से देखे जाएंगे। तो कैसे देखे जाएंगे उसके बारे में विचार करते हैं। यह पत्रिका है 26 अक्टूबर 1986, 1:15 AM, धामपुर मेल चार्ट है। तो यहां पर हमने देखा कि यह पत्रिका सिंह लग्न की पत्रिका है। ठीक है, स्वामी बने सूर्य, सूर्य। तो पहला नियम हमारा क्या कहता है, तो पहला नियम हमारा ये कहता है कि दशानाथ और अंतरदशानाथ का संबंध लग्न लग्नेश या सप्तम सप्तमेश से होना चाहिए, या तो जन्म कुंडली में या नवांश कुंडली में। तो जब इस जातक का विवाह हुआ उस समय केतु की महादशा में मंगल का अंतर चल रहा था। तो अब हम सबसे पहले जन्म कुंडली में विश्लेषण करेंगे कि भाई केतु का संबंध कहीं से भी सिंह राशि या सूर्य से हो रहा है। तो हमने देखा कि सूर्य कहां बैठा हुआ है, तो सूर्य इसके अगले भाव में बैठा हुआ है, कोई संबंध नहीं हो रहा। ठीक है जी, चलो कोई बात नहीं। फिर हमने देखा कि क्या लग्न से हो रहा है, तो लग्न से भी नहीं हो रहा। तो हमने देखा कि क्या भैया सप्तम भाव को देख रहा है, तो पता चला वहां भी नहीं देख रहा। क्या सप्तमेश को देख रहा है, तो सप्तमेश उससे तीसरे बैठा है, उसे भी नहीं देख रहा। कोई बात नहीं। अब हमने बात करी यहाँ पर मंगल की अंतर्दशा, तो क्या मंगल लग्न या लग्नेश को देख रहा है। तो हमने देखा कि मंगल 7वीं दृष्टि से यहां देख रहा है और 8वीं दृष्टि से लग्नेश लग्न भाव को देख रहा है। ठीक है, एक संबंध बना लेकिन कंफर्मेशन नहीं आया। तो अब हम चलते हैं नवांश पत्रिका में। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि यहां लग्नेश स्वयं ही मंगल है। तो इसका मतलब पहले भाव से कनेक्शन तो आ गया। अब बात आती है कि
महादशानाथ का संबंध बन रहा है कहीं से, तो हमने देखा कि महादशानाथ केतु यहां से नवम दृष्टि से मंगल को देख रहा है। ठीक है, तो अब हमारे पास एक कंफर्मेशन आ गया कि यहां पर दशानाथ और अंतरदशानाथ दोनों का संबंध लग्न और लग्नेश से बन रहा है। क्योंकि कंडीशन थी हमारी कि या तो लग्न से बने, या लग्नेश से बने, या सप्तम से बने, या सप्तमेश से बने, बनना तो चाहिए ना। हालांकि यहां पर भी आप जन्म कुंडली में आएंगे तो अगर लग्न की डिग्री पर यदि आप गौर करेंगे तो केतु भाव चलित में वहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा और लग्नेश के साथ बैठ जाएगा, तो संबंध तो यहां से भी बन रहा था, पर लेकिन सोचा कि ज्यादा क्लियरिटी संबंध मिल जाए, इसलिए हम नवांश पे गए। अब बात आती है, हमारा पहला नियम तो लग गया, अब दूसरे नियम की बात करते हैं। तो दूसरा नियम हमारा क्या कहता है कि गुरु का गोचर विवाह संयम से होना चाहिए। अब विवाह सहम चूंकि आपको बता ही चुका हूं, तो क्या ही उसकी कैलकुलेशन की जाए, तो विवाह सहम राशि है मेष राशि। ठीक है, अब गुरु का गोचर, जब गोचर में गुरु विवाह सहम राशि से संबंध बनाएगा तो विवाह की संभावनाएं देगा। तो गुरु उस समय जब केतु की महादशा और मंगल की अंतरदशा चल रही, तो गुरु कहाँ गोचर कर रहे थे, तो हमने देखा गुरु यहां पर, ये गोचर पत्रिका है, तो हमने देखा गुरु यहां पर धनु राशि में गोचर कर रहे थे और अपनी पंचम दृष्टि विवाह सहम राशि पर डाल रहे थे। तो इसका मतलब गुरु ने अपनी पांचवी दृष्टि से विवाह सहम को एक्टिवेट कर दिया। हमारा दूसरा नियम भी लग गया। अब तीसरे नियम की बात करते हैं। तीसरा नियम हमारा ये कहता है कि द्विग्रह गोचर शनि और गुरु का लग्न लग्नेश या सप्तम सप्तमेश से संबंध बनना बहुत जरूरी है। तो उस दौरान जैसा कि अभी हमने बात करी कि गुरु और शनि दोनों ही धनु राशि में गोचर कर रहे थे और गुरु नवम दृष्टि से लग्न को देख रहा था, देख रहा था यहां से सिंह लग्न में नवम दृष्टि से ये देखेगा। ठीक है, लग्न से संबंध बनाया। शनि यहां पर गोचर जो कर रहा था, शनि ने यहां से सप्तम भाव से संबंध बनाया, तो एक ने लग्न को एक्टिवेट किया, एक ने सप्तम को एक्टिवेट किया, यहां भी हमारा संबंध बन गया। तो हमारा ये नियम भी लग गया। अब हमें अगला नियम क्या कहता है हमारा, कि भैया लग्न लग्नेश का और सप्तम या सप्तमेश का, मतलब लग्नेश और सप्तमेश का गोचर में संबंध होना बहुत जरूरी है। तो लग्नेश कौन बने यहां पर, सूर्य बने, गोचर कहां कर रहे हैं, तो फोर्थ हाउस में कर रहे हैं, वृश्चिक राशि में। ठीक है, वहीं शनि कहां है, तो शनि हमारे सप्तमेश बने, गोचर कहां कर रहे हैं, तो नाइन्थ हाउस में कर रहे हैं। अब यह क्या कहीं से संबंध बन रहा है, तो हमने देखा कि भाई ना तो सूर्य सप्तम को देख रहा है, न शनि यहां से लग्न को देख रहा है। तो अब यहां पर आकर के जब हमने पाया तो देखा क्या, कि सूर्य यहां पर शनि के नक्षत्र में था और शनि यहां पर सूर्य के नक्षत्र में था। भाई शनि के नक्षत्र किन राशियों में आते हैं, तो 4 8 12 में आते हैं। पहला नक्षत्र बृहस्पति का होता है, उसके बाद 4 नक्षत्र शनि के होते हैं, तो सूर्य वहां गोचर कर रहा था और शनि धनु राशि में अंतिम डिग्रियों पर गोचर कर रहा था, जो कि सूर्य के नक्षत्र होते हैं। तो इस प्रकार से हमें इनका यहां से संबंध मिला, नक्षत्र संबंध। ठीक है, हमारा ये नियम भी लग गया। अगला नियम क्या कहता है, कि गुरु के गोचर का जन्म कुंडली के शुक्र या मंगल से संबंध होना। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि भाई गुरु का गोचर जो हो रहा है उसका मंगल से संबंध होना बहुत जरूरी है, जन्म कुंडली या नवांश कुंडली। ठीक है, अब चूंकि ये मेल चार्ट है, तो मेल चार्ट के लिए हमें क्या करना है, यहां पर शुक्र के साथ संबंध देखना है। ठीक है, तो अगेन जब हम यहां पर देखेंगे तो गुरु यहां पर धनु राशि में शुक्र के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। यदि आप इस दिन का चार्ट बनाएंगे, जो इनकी विवाह की तारीख निकलेगी, तो वहां पर बृहस्पति
शुक्र के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, तो हमारा ये संबंध भी बन गया। ठीक है, क्योंकि अगर यहां से हम लेकर के चलते जन्म कुंडली के शुक्र से, तो शुक्र यहां बैठा है, किसी भी प्रकार से संबंध नहीं बन रहा। ठीक है, तो गोचर में जब आएगा तो वो उसके नक्षत्र से जब उसने गोचर किया तो शुक्र से संबंध बनाकर उसे एक्टिवेट कर दिया। ठीक है, तो ये नियम भी हमारा लग रहा है। अब हमारा अगला नियम क्या कहता है कि सूर्य तथा अन्य ग्रहों का गोचर में लग्न या सप्तम के आसपास होना। तो हमने क्या देखा कि लगभग लगभग 5 ग्रह सप्तम भाव के पास में हैं, और यहां से 3 ग्रह लग्न के पास में है। तो लगभग हमारे 8 ग्रह हमारे लग्न और सप्तम के आसपास ही हैं। ये भी हो गया, नियम लग गया। तो विवाह के, अब अगला नियम हमारा क्या कहता है कि विवाह के दिन या उससे पहले लग्नेश सप्तम भाव में या सप्तमेश लग्न में गोचर करके या दोनों संबंध बना करके आपसी सहमति प्रदान करते हैं कि भाई ठीक है, अब हम तैयार हैं और इस दिन विवाह हमें कराना है या होना चाहिए। ठीक है, तो कौन बनाया लग्नेश सप्तमेश? तो लग्नेश बने सूर्य और सप्तमेश बने शनि। तो अगेन, क्या ये इन भावों से गोचर कर रहे हैं? तो पता चला नहीं कर रहे हैं। लेकिन वहीं अगर हम थोड़ा बारीकी से देखें तो दोनों ही एक दूसरे के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, तो दोनों ही एक दूसरे को अपनी सहमति प्रदान कर रहे हैं। तो इस प्रकार से इस पत्रिका में भी हमारे सारे नियम लग गए। तो अब बात आती है कि जातक का विवाह कब हुआ। तो जातक का विवाह हुआ 24 नवंबर 2019 को। तो ये थी 2 उदाहरण पत्रिकाएं, जिसके आधार पर मैंने कुछ नियम जो शास्त्रों में बताए गए हैं उसके आधार पर ये बताने का प्रयास किया है कि हम कैसे देखें विवाह कब होगा। अब बात आती है कि भाई ये तो वो हुआ जो घटनाएं घटित हो गई और हम नियमों के आधार पर 2 और 2 4 करके बता रहे हैं। एक्चुअल बात तो ये है कि जब किसी का विवाह ना हुआ हो और उसका प्रिडिक्शन करें, तो प्रयास करूंगा कि कल या परसों जो अपना वीडियो मैं रिलीज करूंगा उसमें उन्हीं 2 से 3 पत्रिकाओं पर विचार विमर्श करेंगे जो मेरे पास आई हैं कंसल्टेशन के लिए, सुझाव के लिए कि विवाह कब होगा। तो इन नियमों को लगा करके, बाकी और भी नियम लगा करके हम उसमें फलित करने का प्रयास करेंगे कि इनकी विवाह की संभावनाएं कब कब हैं। अब इन नियमों के आधार पर एक छोटा सा मैं समअप करूं, तो हमें सबसे पहले क्या देखना है, हमें दशानाथ और अंतरदशानाथ को देखना है। तो दशानाथ उदाहरण के लिए 10 साल बता रहा है कि भाई मैं अपनी इस 10 साल की दशा में आपका विवाह करा दूंगा। वहीं अंतरदशानाथ आ गया, वो भी कनेक्शन करके ये बता रहा है कि भाई इन्होंने 10 साल बताया दशानाथ ने, मैं उसे 2 से 3 साल लेके आ गया, मतलब 3 साल का एक विंडो आ गया हमारे पास कि भाई इस समय विवाह हो जाएगा। अब हमें उसमें क्या करना है, और प्रिसाइज करने के लिए हमें बृहस्पति का विवाह सहन पर गोचर देखना है। अब चूंकि बृहस्पति तो हर साल चेंज होते हैं, तो उस 3 साल से भी प्रिसाइज करके हम बृहस्पति के विवाह सहन पर आ गए और उन्होंने 1 साल की विंडो बता दी कि भाई देखो मैं इस समय यहाँ गोचर करूंगा या संबंध बनाऊंगा विवाह सहन से, तो ये वाले साल में विवाह हो जाएगा। तो पहले हमने क्या देखा, दशानाथ अंतरदशानाथ से विंडो निकाली, फिर उसके बाद उस विंडो को और छोटा किया बृहस्पति के विवाह सहन से। उसके बाद हमें क्या करना है, वो उस 1 साल के दौरान में भी हमें शनि और गुरु के द्विग्रह गोचर को लगा करके देखना है कि भाई दोनों इस भाव से कब संबंध बना रहे हैं, तो हमारी विंडो और छोटी हो गई। उसके बाद में फिर हमें क्या करना है कि सप्तमेश और लग्नेश कब एक दूसरे को इंटरचेंज कर रहे हैं, संबंध बना रहे हैं, तो हमारे पास और छोटी विंडो हो गई। तो इस प्रकार से हम धीरे धीरे करके जब विंडो और छोटी होती जाएगी, तो उस प्रकार से हम सिर्फ एक प्रिसाइज डेट पर आ जाते हैं कि भाई देखो इस तारीख को, इस महीने की, इस वर्ष की इस तारीख को आपके विवाह की संभावनाएं प्रबल है और परमात्मा की कृपा से हो जाना चाहिए। आशा करता हूं आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगले वीडियो में जेमिनी शास्त्र के अनुसार भी हम दशाओं का फलादेश करना सीखेंगे।
क्योंकि एक विधा के आधार पर या एक पद्धति के आधार पर इतना बड़ा फलित कर देना समझदारी नहीं होती। हालांकि बिल्कुल सही बताता है एस्ट्रो वैदिक ज्योतिष, लेकिन एक कंफर्मेशन के लिए हमारे पास हमेशा एक पद्धति और होनी चाहिए। तो ऐसे ही हम दो पद्धतियों का विचार करके फलित पर पहुंचते हैं। तो आशा करता हूं आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और ध्यान रखिएगा अपना। जय श्री राम।